आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है द पॉट ऑफ गोल्ड, जो कि हितोपदेश नाम की बुक से लिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टोरी को इसके पहले के वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि? सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे? Subudhi and Kubudhi were two friends. They lived in the same village. तो सुबुद्धि और कुबुद्धि दो मित्र थे और वो एक ही गांव में रहते थे। Question number 2 is, what were the qualities of सुबुद्धि and कुबुद्धि? सुबुद्धि और कुबुद्धि के गुण क्या थे? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सुबुद्धि किस टाइप का व्यक्ति था और कुबुद्धि किस टाइप का व्यक्ति था। तो आपको कुछ एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। एडजेक्टिव यानी कि वो वर्ड्स जो कि आपको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो आपको सुबुद्धि और कुबुद्धि की कुछ खास विशेषताएं, कुछ खास गुणों को बताने वाले कुछ एडजेक्टिव्स इस आंसर में यूज करने होंगे। तो हम आंसर लिखते हैं। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ही वॉज वर्चुअस एंड नोबल। सुबुद्धि एक ईमानदार आदमी था, वह वर्चुअस यानी कि सद्गुणी था, गुणवान था, एंड नोबल और नेक था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ऑनेस्ट, वर्चुअस, नोबल ये सभी एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। कुबुद्धि वॉज अ विकेड मैन, और कुबुद्धि एक दुष्ट व्यक्ति था। ही वॉज डिसऑनेस्ट, कनिंग एंड विशियस। वह बेईमान, कनिंग यानी धूर्त और विशियस यानी अवगुणी था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी डिसऑनेस्ट, कनिंग और विशियस तीनों ही एडजेक्टिव हैं। तो आपको कुछ एडजेक्टिव सुबुद्धि के लिए यूज करने हैं और कुछ एडजेक्टिव्स आपको कुबुद्धि के लिए यूज करने हैं। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर है। यहाँ कुछ बातें आपको जो और गौर करने वाली हैं वो है, ऑनेस्ट का जो ऑपोजिट वर्ड है, जो एंटोनिम है, वो है डिसऑनेस्ट, और इसी तरह से वर्चुअस यानी सद्गुणी, और इसका भी ऑपोजिट वर्ड आपको इसी आंसर में दिया गया है जो कि है विशियस यानी अवगुणी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि? कुबुद्धि ने सुबुद्धि को क्या प्रस्ताव दिया या कुबुद्धि ने सुबुद्धि के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सबसे पहले कुबुद्धि ने ही सुबुद्धि से कहा था कि चलो किसी दूसरे देश जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो हम आंसर लिखेंगे, कुबुद्धि प्रपोज्ड सुबुद्धि टू लीव द सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री फॉर अर्निंग मनी। कुबुद्धि ने सुबुद्धि के सामने प्रस्ताव रखा कि इस शहर को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड? कुबुद्धि और सुबुद्धि को क्या प्राप्त हुआ? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कुबुद्धि और सुबुद्धि को एक ऐसा पॉट प्राप्त हुआ था, एक ऐसा बर्तन या ऐसा घड़ा प्राप्त हुआ था जो कि 1000 सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तो बस यही बात हम आंसर में लिखेंगे। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड अ पॉट कंटेनिंग 1000 गोल्ड कॉइन्स। तो सुबुद्धि और कुबुद्धि को एक पॉट प्राप्त हुआ, एक बर्तन प्राप्त हुआ जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज? जज के सामने क्या समस्या थी? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब जज वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं था। तो बस यही बात हमें आंसर में लिखनी है। द प्रॉब्लम बिफोर द जज वॉज दैट देयर वॉज नो विटनेस। जज के सामने समस्या थी कि वहां कोई भी विटनेस यानी गवाह नहीं था। There was nobody who could tell who had stolen the gold coins. वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि ये बता सके कि वो सोने के सिक्के किसने चुराए थे। Question number 6 is, why was the judge surprised when he heard the voice of the goddess of the forest? जब जंगल की देवी की आवाज जज ने सुनी तो वो क्यों आश्चर्यचकित था? तो स्टूडेंट्स, स्टोरी को पढ़ते वक्त ही हमें पता चला था कि जज को भी यह जानकर, ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि सुबुद्धि जैसे ईमानदार व्यक्ति ने अपने मित्र के सोने के सिक्के चुराए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, When the voice said that सुबुद्धि had stolen the gold coins, जब उस आवाज ने कहा कि सुबुद्धि ने वो सोने के सिक्के चुराए थे, the judge was surprised. तो जज आश्चर्यचकित थे। It was difficult for him to believe. उनके लिए इस बात का विश्वास करना मुश्किल था that such an honest man had done that,
कि इस प्रकार के एक ईमानदार व्यक्ति ने वैसा किया था। Let's move to question number 7. What was the decision in the case of सुबुद्धि and कुबुद्धि? सुबुद्धि और कुबुद्धि के मामले में क्या निर्णय था या क्या निर्णय हुआ? तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इस केस में क्या निर्णय जज के द्वारा लिया गया था, तो बस वही निर्णय हमें लिख देना है। तो आंसर हम लिखेंगे, कुबुद्धि was ordered to give all the 800 gold coins to सुबुद्धि। कुबुद्धि को सारे 800 जो सिक्के बचे थे, सोने के सिक्के, वो सुबुद्धि को देने का आदेश दिया गया। He was imprisoned for his conspiracy, और अपनी इस conspiracy यानी इस षड्यंत्र के लिए उसको imprisoned, he was imprisoned, ये पैसिव में सेंटेंस है, इसका मतलब है उसे जेल की सजा दे दी गई या उसे जेल में डाल दिया गया। स्टूडेंट्स, आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको 3 या 4 सेंटेंसेस में देने हैं, मतलब थोड़ा सा आपको डिटेल में आंसर लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड। सुबुद्धि और कुबुद्धि को एक सोने का बर्तन मिला। व्हाट डिड सुबुद्धि प्रपोज टू कुबुद्धि? सुबुद्धि ने कुबुद्धि के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, जैसे ही वो घड़ा मिला था, जैसे ही वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ बर्तन मिला, सुबुद्धि ने तुरंत ही कहा था कि चलो अब वापस चलते हैं, जो चीज हम ढूंढ रहे थे वो हमको प्राप्त हो चुकी है। तो वही बात हमें इस आंसर में लिखनी है। When सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड द पॉट ऑफ गोल्ड, जब सुबुद्धि और कुबुद्धि को सोने का बर्तन मिला, सुबुद्धि प्रपोज्ड टू रिटर्न बैक होम। सुबुद्धि ने प्रस्ताव रखा वापस घर लौटने का। He said that they had found what they had been looking for. उसने कहा कि उन्हें वह प्राप्त हो गया था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। स्टूडेंट्स, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खोजना या तलाश करना। इस आंसर को हम दोबारा से पढ़ते हैं। When सुबुद्धि and कुबुद्धि found the pot of gold, सुबुद्धि proposed to return back home. He said that they had found, उसने कहा कि वह प्राप्त कर चुके थे उस चीज को, what they had been looking for, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। Question number 2 is, what was कुबुद्धि's plan to cheat his friend? अपने मित्र को चीट करने यानी उसके साथ बेईमानी करने के लिए, उसे धोखा देने के लिए कुबुद्धि की क्या योजना थी? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम जानते हैं, हमने स्टोरी पढ़ी है, तो हम आंसर में लिखेंगे, कुबुद्धि wanted to take सुबुद्धि's share too. कुबुद्धि सुबुद्धि का हिस्सा भी लेना चाहता था। He wanted to have all the 800 coins. वह सारे 800 सिक्के रखना चाहता था। For this, इसके लिए, he went to the banyan tree. वह बरगद के पेड़ के पास गया। Dug up the place. उस स्थान को उसने खोदा। And took the coins. और सिक्के ले लिए। He forced his father to hide inside the hollow trunk. उसने अपने पिता को विवश किया पेड़ के खोखले तने में छिपने के लिए। To speak as goddess of the forest. जंगल की देवी के रूप में बोलने के लिए। He forced him to tell a lie and accuse सुबुद्धि of the theft. उसने सुबुद्धि पर चोरी का आरोप लगाने के लिए और झूठ बोलने के लिए अपने पिता को विवश किया। Question number 3 is, how did कुबुद्धि take the help of his father in cheating सुबुद्धि? सुबुद्धि के साथ बेईमानी करने में कैसे कुबुद्धि ने अपने पिता की मदद ली? कुबुद्धि took the matter to the court. कुबुद्धि इस मामले को कोर्ट में ले गया। He claimed, उसने दावा किया that the goddess of the forest was his witness, कि जो जंगल की देवी थी वो उसकी गवाह थी। Who had seen सुबुद्धि stealing the gold coins, जिसने सुबुद्धि को सोने के सिक्के चुराते हुए देखा था। He forced his father to hide in the hollow trunk of the tree. उसने अपने पिता को पेड़ के खोखले ट्रंक यानी तने में छिपने के लिए विवश किया। His father did the same. उसके पिता ने यही किया। And accused सुबुद्धि of the theft. और theft यानी चोरी के लिए सुबुद्धि को उन्होंने आरोपित किया। Question number 4 is, how did सुबुद्धि prove himself innocent at last? आखिर में सुबुद्धि ने अपने आप को कैसे निर्दोष साबित किया? तो स्टूडेंट्स, स्टोरी को पढ़ने के बाद आप जानते हैं कि सुबुद्धि ऐसा किस प्रकार कर पाया।
तो हम आंसर लिखते हैं, Subhuti understood that somebody had been hiding inside the hollow trunk of the tree. सुबुद्धि समझ गया कि कोई पेड़ के खोखले तने के अंदर छिपा हुआ था. He was sure that goddess of the forest would never tell a lie. वह निश्चित रूप से कह सकता था, यानी वह ठीक तरह से निश्चित रूप से जानता था कि जंगल की देवी तो झूठ नहीं बोल सकती थी. He said that he had hidden the coins inside the trunk. उसने कहा कि उसने सिक्कों को पेड़ के तने के अंदर छुपा दिया था. But a snake had entered into it. लेकिन उसके अंदर एक सांप प्रवेश कर गया था. He lit a fire around the tree. उसने पेड़ के चारों ओर एक आग जला दी. कुबुद्दी's father could not tolerate heat and smoke. कुबुद्दी के पिता हीट यानी ऊष्मा या गर्मी और स्मोक यानी धुआं बर्दाश्त नहीं कर सके. He came out और वो बाहर आ गए. Everything became clear. सभी चीजें एकदम स्पष्ट हो गईं. And सुबुद्धि proved himself innocent. और सुबुद्धि ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया. स्टूडेंट्स, अब आगे आपको कुछ पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यानी 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं और एक सुटेबल कनेक्टर को यूज कर आपको उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देना है. Combine these pairs using suitable connectors who, what, which, since and write them in your notebooks. तो बस आपको एक suitable कनेक्टर यूज करते हुए दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है और उनको फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर फ्रेंड्स. दे लिव्ड इन अ विलेज. सुबुद्धि और कुबुद्धि मित्र थे. वे एक गांव में रहते थे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जिस वर्ड से कनेक्ट करना है वो है हु. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हु का मतलब होगा जो कि. तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ विलेज. सुबुद्धि और कुबुद्धि मित्र थे जो कि एक गांव में रहते थे. सेकेंड नंबर पर सेंटेंसेस का जो पेयर आपको दिया गया है उसका पहला सेंटेंस है, The two friends found a pot. दोनों मित्रों को एक बर्तन मिला. The pot contained 1,000 gold coins. उस बर्तन में 1,000 सोने के सिक्के थे. तो स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो है या तो which या फिर that. तो ये जो चीजें होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इन्हें हमें which से जोड़ देना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, जब हम इसे which से जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, The two friends found a pot which contained 1,000 gold coins. दोनों मित्रों को एक बर्तन मिला जिसमें 1,000 सोने के सिक्के थे. अब थर्ड नंबर पर जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस आपको दिया गया है उसका पहला सेंटेंस है, He finished his money. उसने अपना पैसा खत्म कर दिया. और अगला सेंटेंस है, He went back to the banyan tree. वह वापस बरगद के पेड़ के पास गया. तो स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर है वो है when. तो आपको when को यूज करना है और इन दोनों सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बना देना है. तो when का मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे जब. तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे when से, तो ये सेंटेंस बनेगा, He went back to the banyan tree when he finished his money. वह वापस बरगद के पेड़ के पास गया जब उसने अपना पैसा खत्म कर दिया. जो नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस है फोर्थ नंबर पर, उसका पहला सेंटेंस है, They dug up the place. उन्होंने उस जगह को खोदा. और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, They had buried their pot of gold. उन्होंने गाड़ा था अपना सोने का बर्तन. तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपको वेयर को यूज करके जोड़ना है, यानी यहाँ कनेक्टर जो आपको यूज करना है वो है वेयर. तो जब आप यहाँ वेयर यूज करेंगे तो वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा. जब एज अ कनेक्टर ये यूज होगा तो यहाँ वेयर का मतलब हो जाएगा जहाँ. तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को वेयर को यूज करके जोड़ेंगे तो जो सेंटेंस फ्रेम होगा वो होगा, They dug up the place where they had buried their pot of gold. उन्होंने उस स्थान को खोदा जहाँ की उन्होंने अपना सोने का बर्तन गाड़ा था. अब फिफ्थ नंबर पर जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस आपको दिया गया है उसका पहला सेंटेंस है,
सुबुद्धि वॉज शॉक्ड टू सी द पॉट। बर्तन को देखकर सुबुद्धि शॉक्ड था यानी स्तब्ध या चकित था। और अगला सेंटेंस है देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स इन इट। उसमें कोई सोने के सिक्के नहीं थे। और स्टूडेंट्स, जो कनेक्टर आपको यूज करना है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए वो है बिकॉज। तो बिकॉज यानी कि क्योंकि शब्द से आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस बनेगा वो होगा सुबुद्धि वॉज शॉक्ड टू सी द पॉट बिकॉज देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स इन इट। सुबुद्धि उस बर्तन को देखकर स्तब्ध था, आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसमें कोई सोने के सिक्के नहीं थे। और 6 नंबर पर जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस है उसका पहला सेंटेंस है समवन हैज टेकन अवे ऑल द गोल्ड। किसी ने सारा सोना ले लिया है। इट इज यू, वह तुम हो। और इन दोनों सेंटेंसेस को हमें हु कनेक्टर से जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जब हम हु एज अ कनेक्टर यूज करेंगे तो उसका मतलब कौन नहीं होगा बल्कि जो की होगा। तो हम इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे दोनों सेंटेंसेस को, तो जो सेंटेंस बनेगा वो होगा इट इज यू हु हैज टेकन अवे ऑल द गोल्ड। वह तुम हो जिसने की सारा सोना ले लिया है। नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस है देयर वर नो विटनेसेस। कोई गवाह नहीं थे। द जज डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जज यानी न्यायाधीश को नहीं पता था कि क्या किया जाए। और इन दोनों सेंटेंसेस को जो कनेक्टर यूज करना है, आपको इन्हें जोड़ना है, वो है सिंस। और सिंस का मतलब होता है चूंकि। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सिंस को यूज करते हुए जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो सेंटेंस जो बनेगा वो होगा सिंस देयर वर नो विटनेसेस द जज डिड नॉट नो व्हाट टू डू। चूंकि वहां कोई गवाह नहीं थे तो जज को नहीं पता था कि क्या किया जाए। और जो आखिर में दो सेंटेंसेस आपको 8 नंबर पर दिए गए हैं उनका पहला सेंटेंस है टेल योर पार्टनर। अपने साथी को बताओ। हाउ डिड कुबुद्धि चीट हिज फ्रेंड। कैसे कुबुद्धि ने अपने मित्र के साथ बेईमानी की या उसे धोखा दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इन दोनों सेंटेंसेस को हाउ कनेक्टर यूज करते हुए जोड़ना है। तो जब आप हाउ का यहाँ यूज करेंगे तो उसका जो मतलब होगा वो होगा कि कैसे। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो बनेगा वो होगा टेल योर पार्टनर हाउ कुबुद्धि चीटेड हिज फ्रेंड। क्योंकि अब आप यहाँ डिड का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जब आप एक कनेक्टर का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे और एक सेंटेंस बना देंगे तो फिर आप जो बाद वाला सेंटेंस है उसे इंटेरोगेटिव नहीं रखेंगे, आप उसे अफर्मेटिव रखेंगे या असर्टिव रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर वहां आपको डिड का यूज नहीं करना होगा। और आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ डिड ना लगाकर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म चीटेड यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, कई बार आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक स्पीच दें, चाहे फिर वो किसी महान पुरुष के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर हो या फिर किसी और ओकेशन पर आपको स्पीच लिखना और स्पीच देना आना चाहिए। तो ऐसा ही एक स्पीच आपको लिखना है। एक्चुअली 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जिनमें पहला टॉपिक है गांधी जयंती, जिसके लिए स्पीच मैंने आपको लिखी है। बाकी 2 टॉपिक्स पर स्पीच आपको खुद से लिखनी है। सबसे पहले जिसे स्पीच देनी है वो सबको ग्रीट करेगा और उसके बाद स्पीच को स्टार्ट करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिखा श्रीवास्तव एंड वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। सभी को सुप्रभात, मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है और हम सब यहाँ महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे या एकत्रित हुए हैं। दिस इज गांधी जी 150th बर्थ एनिवर्सरी। यह गांधी जी की 150वीं जन्मदिन की वर्षगांठ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव हिम द नेम ऑफ फादर ऑफ द नेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया था। ऑल्सो समटाइम्स वी कॉल हिम बापू। कभी कभी हम उन्हें बापू भी कहते हैं। इन इंडिया, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 2nd October to pay a tribute to him. भारत में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती उन्हें ट्रिब्यूट यानी आदरांजलि या श्रद्धांजलि देने के लिए मनाई जाती है।
He devoted his life to India's independence. उन्होंने अपना जीवन भारत की इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। नॉन वायलेंस वॉज हिज स्ट्रॉन्ग वेपन। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा उनका एक सशक्त हथियार था या एक मजबूत हथियार था। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड टू रिमेम्बर गांधीज प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। गांधी जयंती गांधी जी के पीस यानी शांति और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के सिद्धांतों को ही याद करने के लिए मनाई जाती है। Our Prime Minister along with the President of India gathers there to pay the tribute by offering flowers to his समाधि। हमारे प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के साथ वहां इकट्ठे होते हैं और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। Also his favorite song रघुपति राघव राजा राम is sung for him। और उनका जो पसंदीदा गाना था रघुपति राघव राजा राम उनके लिए गाया जाता है। Today on his birthday, let us remember him and celebrate this day with joy। आज उनके जन्मदिन पर चलो उन्हें याद करें और उनके जन्मदिन को जॉय यानी प्रसन्नता के साथ मनाएं। His life was an inspiration for all of us। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा था। And the sacrifices he made are our responsibilities now। और जो बलिदान उन्होंने किए अब वे हमारी जिम्मेदारी हैं। Let us contribute ourselves to the growth and development of our country। To pay a salute to nation's father। चलो अब हम खुद ही अपने देश की ग्रोथ यानी देश की वृद्धि और देश के विकास के लिए अपना योगदान दें और राष्ट्रपिता को एक सल्यूट या सलामी दें। Do not waste their efforts and struggles by letting India go down। भारत को नीचे जाने देकर हम उनके एफर्ट्स यानी प्रयासों को और उनके स्ट्रगल्स यानी संघर्षों को व्यर्थ न करें। Even our Prime Minister Mr. Narendra Modi has started Swachh Bharat Abhiyan to maintain the cleanliness of our society on this very important day। Even our Prime Minister Mr. Narendra Modi has started Swachh Bharat Abhiyan to maintain the cleanliness of our society on this very important day। इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिन पर हमारे समाज में क्लेनलीनेस यानी स्वच्छता मेंटेन करने के लिए, स्वच्छता कायम रखने के लिए यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's principles and deeds। महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके डीड्स यानी कार्यों के बारे में बोलने के लिए एक स्पीच, एक भाषण काफी नहीं है। But we are the future of this country। लेकिन हम इस देश का भविष्य हैं। We can honor him by living our lives with his principles of truth, peace and non-violence। हम उन्हें सम्मानित कर सकते हैं अपना जीवन उनके जो सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा और शांति के उनके आधार पर जीकर, यानी हम अपना जीवन उनके सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर जीकर उनको सम्मानित कर सकते हैं। We can lead our country to an incredible nation। हम अपने देश को एक अविश्वसनीय देश बनाने की ओर अग्रसर कर सकते हैं या हम अपने देश को एक अविश्वसनीय देश बना सकते हैं। This was his dream too। और ये उनका सपना भी था। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, यहाँ ये स्पीच कंप्लीट हो गई है। वैसे स्पीच के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, केवल दो चीजों की जरूरत एक स्पीच के लिए होती है। पहला होता है इंफॉर्मेशन और दूसरे होते हैं आपके थॉट्स। अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है और आपके पास आपके खुद के विचार हैं, तो आप इजीली अपने विचारों को शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक अच्छा स्पीच दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी आपकी बुक में आपको दो और स्पीच लिखने के लिए कहा गया है, जो कि बाल दिवस और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के ऊपर है।
तो स्टूडेंट्स, इस क्लास के बाद आपका होमवर्क है कि आपको बाल दिवस और गणतंत्र दिवस के ऊपर भी एक स्पीच तैयार करनी है। आपको लिखना है अपनी नोटबुक में और उनको हो सके तो मिरर के सामने, आप आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता है वो खत्म हो जाए। स्टूडेंट्स, आई होप आज की ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के इस क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स या कोई भी डिफिकल्ट चीज जो कि नोटेबल आपको लगी हो, वो आपने किसी नोटबुक में अलग से नोट डाउन की होगी। इस क्लास में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जिनके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वही आंसर सही है। कोई भी आंसर जो कि सही हो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको रोट लर्निंग कभी नहीं करनी है। आपको कभी भी कोई चीज याद नहीं करनी है। आपको स्टोरी अच्छी तरह से पढ़नी है, समझनी है और फिर क्वेश्चन को समझना है कि आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, और फिर स्टोरी में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर आपको उसका आंसर करना है। और जब आप आंसर लिखें तो ग्रामर के रूल्स को ध्यान रखें, साथ ही साथ जो उसका आंसर होना चाहिए जो आपने स्टोरी में पढ़ा था वो भी आप याद रखें। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।